हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। स्टडी प्लान 145 में आपका स्वागत है। आज हम बेग की बात करेंगे और बेग की प्रकार की बात करेंगे। मैं पिछली वीडियो में जितने भी चीज पढ़ाए हैं, मैं उम्मीद करता कि हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें, उसको और अच्छे ढंग से उसको क्या एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। आइए हम चलते हैं कि रियल में बेग क्या है। बेग जो अगर हम बात करते हैं, बेग क्या होता है? बेग किसी वस्तु के स्थिति में, बेग क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में उसके परिवर्तन का दर होता है। यानी कोई भी वस्तु की स्थिति है, उसके परिवर्तन के दर को बेग कहते हैं। या हम बोल सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति यानी किसी वस्तु के विस्थापन में क्या होता है, समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेग कहते हैं। इसका मतलब है कि बेग किसके ऊपर निर्भर करता है? तो बेग जो होता है आपका विस्थापन के ऊपर निर्भर करता है, और विस्थापन अपने आप में क्या है? सदिश राशि है, इसलिए बेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। दूसरी बात, बेग की दिशा हमेशा विस्थापन की दिशा की होती है। यानी जिधर विस्थापन होगा उधर ही क्या होगा? बेग होगा। जिधर विस्थापन होगा उधर ही क्या होगा? बेग होगा। अब एग्जांपल से हम हर बात को समझेंगे तो हमारा पूरा कंसेप्ट क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहले डिफिनेशन कि बेग कहते किसको है। तो किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन या समय के साथ विस्थापन के दर को बेग कहा जाता है। इसे भी द्वारा सूचित करते हैं। याद रहे, बेग दो तरह की होती है, एक प्रारंभिक बेग और एक क्या होता है? अंतिम बेग। तो आप देखेंगे यहां हम दो बातें लिख रहे हैं कि प्रारंभिक बेग को क्या कहते हैं? यू लिखते हैं, क्या बोलते हैं? एक प्रारंभिक बेग जो होता है, प्रारंभिक बेग जो होता है, प्रारंभिक बेग को क्या कहते हैं? यू लिखते हैं। और अंतिम बेग जो होती है, अंतिम बेग जो होती है उसको क्या करते हैं? भी लिखते हैं। यानी जनरली हम लोग बेग को किससे? भी द्वारा ही क्या करते हैं? सूचित करते हैं। लेकिन कहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम बेग क्या है तो आप बोलोगे क्या? भी। लेकिन प्रारंभिक बेग क्या है? यू है। तो प्रारंभिक बेग को हम यू से डिनोट करते हैं और अंतिम बेग को क्या? भी से डिनोट करते हैं। अब यहां पर बात होगा कि बेग जो होता है, बेग का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या हो क्या रहा? देखो तो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बटा क्या? समय, या किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन बटा क्या? समय, उसको हम क्या कहते हैं? बेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेग कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु उसके स्थिति, मान के चलो कि एक वस्तु यहां है और ये वस्तु ए यहां से चल कहां? यहां चली गई। कहां पर? बी चली गई, बी पर चली गई। तो अगर बी पर चली गई तो आप देखोगे कि ए वाली वस्तु कहां चली गई? ए बेचारी ए वाली वस्तु ये कहां चली गई? बी पर चली गई ना। तो क्या इसको यहां से यहां जाने में समय लगा ना? कुछ तो समय लगा होगा। यानी अपनी जगह को क्या? विस्थापित की। किसकी ओर? एक पॉइंट बी था उसकी ओर विस्थापित की। यानी इसका विस्थापन ए से कहां हुआ? बी की ओर हुआ। और उसको विस्थापन करने में जो समय लगेगा वो हमारी क्या कहलाएगी? बेग कहलाएगी। इसीलिए आपको लिखा जाता है कि बेग क्या है? विस्थापन बटा समय। अब बात करेंगे बेग का एसआई मात्रक को, ज्यादा ध्यान देना। विस्थापन जो होता है ना, विस्थापन को हम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस। और एस अपने आप में क्या? एक दूरी से संबंधित होते हैं। किससे? दूरी से। इसको हम बोलते हैं विस्थापन को दो बिंदुओं के बीच की क्या? न्यूनतम दूरी। ए से बी के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है वो विस्थापन होती है। यानी हम कह सकते हैं कि विस्थापन का जो मात्रक वो मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड। यानी जरा सोचो, इसका मात्रक होगा मीटर और इसका क्या होता है? सेकंड। तो मीटर सेकंड। मैंने क्या लिखा? बेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर सेकंड होता है। लेकिन बेग का सीजीएस मात्रक, सीजीएस का मतलब आप समझ रहे होंगे, फंडामेंटल हम लोग जो यूनिट पढ़े तो उसमें मात्रक पढ़ाए थे। तो सीजीएस मात्रक जो होता है, ये सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ये ग्राम और क्या? सेकंड होता है। तो
मीटर पर सेकेंड होती है। बेग की बीमा क्या होती है? m के पावर 0 l t के पावर -1। और बेग एक सदिश राशि है। बेग अपने आप में क्या है? एक सदिश राशि। क्यों है? तो भाई बेग के पास क्या है? परिमाण भी है और दिशा भी है। तो जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? बेग कहलाएगा। यानी बेग हमारा क्या हो जाएगा? सदिश राशि है। दूसरी बात आप देखेंगे, जरा समझिए कि किसी वस्तु का बेग का परिमाण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल, क्यों ऐसा? क्यों? इसलिए कि आपका जो बेग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो बेग आपका विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर? बेग आपका विस्थापन पर निर्भर करता है। इसीलिए ये आपका तीनों टर्म देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल देखता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए आप यहां पे एक छोटा प्यारा सा बच्चा है, ठीक है ना, बेचारा चिंटू नाम के बच्चा है। ये पॉइंट ए पर है। पॉइंट ए से बी जा रहा है कितना? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। कहां पर? पॉइंट बी पर जा रहा है। ए से कहां? पॉइंट बी पर जा रहा है। और कुछ समय बाद, कुछ समय यहां से यहां तक गया और यहां से जाने में कुछ समय लगेगा भाई, मान लो 20 सेकंड लगा। तो जो 20 सेकंड आप लग रहा है, जब इस सेकंड की बात कर रहे हैं तो ये जरा सोचो, मीटर अगर हम यहाँ केवल वेलोसिटी की बात करते हैं बात अलग होता है। यानी 5 मीटर ए से बी जाने में, ए से बी की दूरी कितना? 5 मीटर। इसको यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? यहां से यहां तक जाने में कितना? 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट का समय लगता है। तो इसका विस्थापन कहां से? ए से बी ना हुआ? तो ए से जो विस्थापन हुआ तो यहां ए से हम क्या करेंगे? ए से बी का जो विस्थापन होगा वो कितना? 5 मीटर ही होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर है और इसकी दिशा इधर है। और यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? 20 सेकेंड लगा। कितना? 20 सेकेंड। इसका मतलब है आप देखोगे कि हम क्या लिखा? मीटर, 5 मीटर बटा क्या? 20 सेकेंड। यानी लिख सकते हैं 5 बटा कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये क्या हो? बेग। यानी बेग आप देख रहे हो कि यहां पर हमको धनात्मक मिल रहा है। हुआ क्या कि ये वस्तु यहां गई या फिर यहां से लौट के यहां पर आ गई। यानी यहां से यहां तक दूरी कितनी तय की? मान कर लिए कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तय की। तो यहां से यहां तक विस्थापन कितना था? 5 था। लेकिन यहां से बी से सी का विस्थापन हमारा कितना? 1 मीटर रह रहा है। 1 मीटर। और यहां से आने में भी कुछ समय लगेगा ना, टी कुछ भी समय मिले। तो यहां का जो विस्थापन होगा, यहां से जो विस्थापन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? इसके रिस्पेक्ट में क्या है? यहां से जा रहा है, इससे कम ही ना है। यानी उस रेंज में हमारा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन और ये वस्तु अगर यहां से चलकर सी पर नहीं कहा, फिर ए पर आ गई, यानी क्या? ए से बी गई और फिर बी से कहा? ए आ गई, तो इसका बेग क्या होगा? इसका बेग 0 हो जाएगा। क्यों? कि जितना ये विस्थापित हुई उतना बी से ए भी तो विस्थापित हुई। यानी ए से बी और बी से ए दोनों की दूरी तो सेम है, लेकिन इसकी दिशा बदल गई। क्या बदल गई? दिशा। इसकी दिशा बदल गई और दिशा जब बदल जाएगी तो इसका परिमाण यहां पर ये क्या होगा? प्लस होगा। तो यहां से यहां तक परिमाण क्या होगा? -5 होगा। और दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। यानी इसका विस्थापन क्या होगा? 0। यानी आप देखोगे विस्थापन बटा समय, जो समय लग रहा है वो तो रहेगा, तो विस्थापन बटा समय ही हमारा क्या कहलाती है? बेग कहलाती है। बेग आपका धनात्मक हो सकता है, बेग का परिमाण धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्यों? कि वस्तु के विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर? ये वस्तु के विस्थापन निर्भर करता है। दूसरा मैंने बात बताया कि किसी वस्तु का बेग की दिशा, अगर मान लीजिए किसी वस्तु के बेग की दिशा क्या है? ए से अगर कोई वस्तु है, इसकी दिशा किधर? ए से बी की ओर है। तो किसी वस्तु के बेग की दिशा हमेशा विस्थापन की दिशा में होती है। क्योंकि वस्तु ए से बी जा रही है ना,
तो इसका वेग भी है ए से बी और इसका विस्थापन भी है ए से बी, यानी जिधर वेग रहेगा उधर ही क्या होगा, वस्तु जाएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी वस्तु के वेग की दिशा वो हमेशा किस में होगी, विस्थापन के दिशा में ही होगी। जिधर वस्तु विस्थापित होगा उधर ही क्या होगी, एच डिफाइन करेगी। दूसरी बात आप देखेंगे कि हम किसी वस्तु, कोई वस्तु कहीं पर हम बात करेंगे, ये जो वस्तु में जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का जो परिमाण दिख रहा है किसी वस्तु के वेग का, वो किसके चलते हो रहा है, विस्थापन के कारण हो रहा है। यानी ये प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, विस्थापन। अगर विस्थापन आपका क्या होगा, चेंज होगा, तो याद रहे आप उसका वेग भी क्या होगा, वेग का परिमाण भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से यहां इस पूरे कंसेप्ट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वस्तु का वेग दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? या तो उसका चाल बदल दे या तो उसकी दिशा बदल दे। चाल अगर बदल ले, किसी वस्तु की चाल है, जिसे मान के चलिए कि हम गाड़ी ले जा रहे हैं क्या 40 के स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और क्या हुआ कि कुछ सेकंड बाद उसके मैंने क्या किया, चाल को बदल दिया। चाल जैसे ही बदलेगा उसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। यानी हम कह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु की चाल बदलती जाए, किसी वस्तु की चाल बदल दी जाए, तो उसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। या अगर किसी वस्तु की दिशा बदल दी जाए, किसी वस्तु की दिशा बदल दी जाए, तो भी क्या होगा, उसका वेग बदल जाएगा। यानी आप समझिए कि मैं बोल रहा हूं कि वस्तु का वेग दो तरीकों द्वारा चेंज किए जा सकते हैं। कैसे भाई? एक तो वस्तु की चाल बदल दी जाए और दूसरी वस्तु की दिशा क्या हो, परिवर्तित हो, लेकिन उसका चाल नियत हो। चाल नहीं बदले, केवल दिशा बदले। दिशा बदलने से वेग बदल जाते हैं। कब? जब चाल नियत हो। जब चाल नियत हो, ध्यान देना है। अगर किसी वस्तु की चाल नियत हो और जब उसकी दिशा हम बदल दें तो उसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, किसी वस्तु की चाल बदल दीजिए। मैं भी बोला ना कि मैं किसी गाड़ी को अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ले जा रहा हूं, अगर मैंने उसका क्या किया, चाल को मैंने क्या किया, बदल दिया, तो चाल को अगर बदल दिया जाए तो उसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। यानी आप हमेशा दिमाग में ये रखिएगा कि किसी वस्तु के चाल बदलने से, किसी वस्तु के चाल बदलने से उसकी वेग चेंज हो जाती है, उसकी वेग बदल जाती है, उसकी वेग परिवर्तित हो जाती है। दूसरी बात, यदि किसी वस्तु की चाल नियत हो लेकिन दिशा बदल दी जाए, चाल नियत हो, चाल नियत हो और दिशा क्या हो, बदल दी जाए, तो उसका वेग क्या होगा, बदल जाता है। मैं यही लिखा हूं कि किसी वस्तु की चाल नियत हो, चाल नियत हो। जैसे मैं अपना गाड़ी ले जा रहा हूं, मान के चलिए ये मेरा गाड़ी है, ठीक है ना, ये मेरा गाड़ी है। इस गाड़ी पर सपोज करो कि हैंडल है, ये बैठा हुआ, ये आगे बढ़ रही है, तो यहां पर मान के चलिए सीधे जा रही है, ठीक है ना, और कितना 40 किलोमीटर क्या पर आवर से जा रही है, और इसका चाल क्या है, नियत है। क्या है, ये नियत है। अब हुआ क्या कि एक टर्निंग पॉइंट आया, जैसे ही टर्निंग पॉइंट आया तो आने के बाद क्या होगा, इसकी तो क्या हो गई, जा तो रही थी सीधी, लेकिन क्या होगा, मुड़ गई ना, इसका दिशा क्या बदल गया। जैसी दिशा बदलेगा इसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। यानी दिशा बदलने से वेग बदल जाते हैं। चाल किस पर निर्भर करते हैं, दूरी पर, और वेग किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पर। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि चाल अगर नियत हो और दिशा परिवर्तनशील हो, दिशा बदलते रहे, तो उस वस्तु का वेग क्या होगा, बदल जाएगा। मैं यहां पर कुछ बातें यहां लिखा हूं, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। नियत वेग, पहले आप समझिए नियत वेग का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि नियत वेग, अगर कोई वेग, नियत वेग का मतलब क्या होता है, चाल गुणे क्या होगा, दिशा। ध्यान देना, चाल गुणे दिशा, ये बात समझिएगा पहले।
नियत बेग। कोई बेग नियत कब होते हैं, कोई बेग नियत कब होते हैं, तो उसको बात को समझ लीजिए। ये चाल है और क्या दिशा है। तो मैं यहां दो बातें बोल रहा हूं कि जब वस्तु का बेग नियत हो तो उसकी चाल, मैं क्या बोला, उसका चाल और दिशा दोनों नियत होगी। ध्यान देना, अगर किसी वस्तु का बेग नियत हो तो चाल और दिशा, यानी क्या, चाल और दिशा क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों नियत होंगे। दोनों क्या होंगे, नियत होंगे। अगर दोनों नियत नहीं है, ये संभव नहीं है। किसी वस्तु को बेग को नियत कब कर सकते हैं, किसी वस्तु के बेग को नियत कब कर सकते हैं, जब उसका चाल और दिशा को क्या कर दिया है, नियत कर दिया जाए। तो जब ये दोनों नियत हो जाएंगे उसका बेग क्या होगा, नियत हो जाएगा। जब नियत बेग हो जाएगा तो कैसे चलेगा भाई, एक समान बेग से चलेगा। कैसा, एक गाड़ी वो कैसे चलेगी, एक समान बेग से चलेगी। यानी वो गाड़ी एक समान बेग से चलेगी और कैसे, एक सीधी रेखा पर चलेगी। कैसे चलेगी, एक सीधी रेखा पर चलेगी। जब बेग नियत होगा तो चाल दिशा दोनों क्या होंगे, नियत हो जाएंगे। और जो वस्तु जो होगी, जो चलेगी, कैसे चलेगी, सीधी रेखा पर चलेगी और कैसे, एक समान गति से चलेगी। कैसे चलेगी, एक समान गति से चलेगी। इस स्थिति में उस वस्तु का औसत बेग और ताक्षणिक बेग, औसत बेग और ताक्षणिक बेग जो है, ये दोनों अलग अलग क्या पैरामीटर है, दोनों में हल्का सा क्या है, अंतर है। औसत बेग क्या होता है ना, ये बहुत बड़े समय अंतराल के लिए होता है। लेकिन ये ताक्षणिक बेग जो होता है ना, क्षण के लिए होता है, क्षण के लिए, किसी विशेष क्षण के लिए। यानी किसी क्षण के लिए, किसी इंस्टेंट के लिए क्या होती है, औसत बेग। यानी जहां पर टाइम क्या हो जाए, टेंस टू जीरो, यानी यहां पर डेल टी टेंस टू क्या हो, जीरो हो जाए। लेकिन यहां पर डेल टी टेंस टू कभी जीरो नहीं हो। औसत बेग इसका मतलब है जीरो नहीं हो, लेकिन यहां पर ताक्षणिक बेग क्या होगा, इसके करीब आ जाए, इसके करीब आ जाए। तो इस सीधी रेखा पर भाई करीब आने के चांस ही नहीं है। लग कह सकते हैं कि इसके बहुत नजदीक है, इसके बहुत नजदीक है, कह सकते हैं इसके बहुत नजदीक है। तो उस स्थिति में औसत बेग और ताक्षणिक बेग क्या होते हैं, औसत बेग और ताक्षणिक बेग क्या होंगे, समान होंगे। यानी आपसे पूछा, अगर किसी वस्तु के बेग को नियत कर दिया जाए तो बताओ क्या समान हो जाएंगे, क्या क्या समान हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो क्या कहेंगे, चाल और दिशा दोनों नियत हो जाएंगे, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या होगा, औसत बेग और ताक्षणिक बेग दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या बेग, किसी वस्तु के बेग को नियत कर दी जाए, किसी वस्तु के बेग को नियत कर दी जाए तो याद रहे उनका औसत बेग और ताक्षणिक बेग दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर एक मैं बात बोल रहा हूं आपसे, जरा समझिए। यहां पर मैं अगला पॉइंट लिखा हूं, यदि किसी वस्तु की चाल नियत कर दी जाए, यानी मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, जिसको मैं, ये हमारा क्या हो रहा है, ये नियत हो रहा है, ये नियत हो रहा है, लेकिन उसका वेग परिवर्तन हो रहा है। ये क्या हो, इसका वेग परिवर्तन हो। क्यों वेग परिवर्तन भाई, दिशा जरूर बदल रही होगी, दिशा जरूर बदल रही होगी। ये अगर आपका क्या नियत है, कौन, ये आपका चाल नियत है, अगर दिशा बदल रही है तो स्वाभाविक है कि उसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यानी अगर चाल नियत हो, चाल नियत हो तो उसका वेग क्या परिवर्तित हो सकता है, वेग क्या हो, परिवर्तित हो सकता है। क्यों भाई, इसकी दिशा तो बदलेगी, दिशा बदलेगी तो क्या होगा, ये नियत नहीं हो सकते हैं, वेग नियत नहीं हो सकते। कैसे होते हैं, वेग चेंज हो जाएंगे। ये क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी वेग क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या चेंज हो रहा होगा, दिशा, दिशा चेंज हो रही है। अगला पॉइंट है कि हम इसी को बदल रहे, चाल को बदल रहे। अगर किसी वस्तु का चाल परिवर्तित हो जाए, अरे भाई जब चालें बदल जाएगा, जब चाल ही बदल जाएगा तो वेग तो ऑटोमेटिक बदल जाएगा। वेग नियत नहीं हो सकते हैं, ये नियत नहीं हो सकते हैं वेग, क्योंकि मैं क्या बदल रहा हूं, उसका मैं वेग को क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं। लेकिन किसको कांस्टेंट कर रहा हूं, चाल। तो किसी वस्तु की चाल नियत हो तो वेग नियत नहीं हो सकता, वेग क्या होगा, परिवर्तित हो सकता है। और उस स्थिति में हम कहेंगे कि हमारा दिशा क्या एक ही जैसा है। क्या चाल नहीं हो तो ध्यान देना,
चाल नियत हो, वेग बदल रहा है, इसका मतलब ये चेंज हो रहा है, दिशा चेंज हो रही है, दिशा चेंज हो रही है। अगला मेरा पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु का चाल परिवर्तित, अरे भाई जब चाल ही बदल जाएगा, मैं क्या बोला, अगर चाल बदलेगा, अगर चाल बदलेगा तो वेग तो बदलेगा ही बदलेगा, यानी चाल बदलने से वेग क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चाल बदलने से वेग क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चाल अगर बदल दिया जाए, चाल को चेंज कर दिया, चाल को चेंज कर दिया जाए तो उसका वेग ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जरूर सेट हो गया होगा। आगे जरा समझिए, यहां पर मैंने क्या बोला, मैंने इसी को चेंज किया, वेग को। अगर वेग चेंज हो जाए, अरे भाई जब वेग चेंज हो जाए तो स्वाभाविक चेंज होगा, यानी किसी वस्तु का वेग को क्या बदल दिया जाए तो उसका क्या चाल क्या होगा, बदल जाएगा। वेग जब बदल ही जाएगा तो चाल आपको क्या लगता है, किससे बनेगा, क्या सवाल ही पैदा नहीं। आप सोचिए, किसी वस्तु का वेग को बदल रहे हैं, भाई वेग को अभी मान लो 40, 50, 60, तो वेग यानी चाल बदल रहे हैं, वेग बदल यानी क्या, यानी ये वेग बदल रहा है, वेग बदलने मतलब उसका दिशा भी तो चेंज हो रहा होगा। तो ये चेंज हो रहा होगा तो स्वाभाविक है कि इसका क्या होगा, चाल तो बदलेगा। तो हम किसी वस्तु के जब चाल बदलते हैं, ध्यान देना, चाल बदलते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वेग बदल जाता है, ऑटोमेटिक वेग बदल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो गई, पूरी तरह सेट हो गई। आगे चलते हैं, वेग का प्रकार। अब हम बात करें वेग का प्रकार। वेग 4 प्रकार के होते हैं, एक समान वेग या समान वेग, दूसरा असमान वेग, तीसरा औसत वेग, और चौथा जो होता है ताक्षणिक वेग होता है। समान वेग और असमान वेग दोनों में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर है, थोड़ा नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर है। यानी समान जब वेग होता है तो उसमें वेग नहीं बदलती है, वेग नहीं बदलती है, लेकिन असमान वेग में भाई वेग बदलेगी, वेग बदलेगी तो वेग क्या होगा, असमान हो जाएगा। अगर वेग नहीं बदलेगा तो क्या होगा, एक समान वेग होगा। यानी आप कॉन्सेप्ट को रखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। मैं यहां डिफिनेशन क्या लिखा हूं, जब कोई पिंड या कोई वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो वेग की इस स्थिति, वेग की जो स्थिति होगी वो हमेशा समान वेग कहा जाएगा। ये इसको हम दूसरे तरह से लिख सकते हैं, जब किसी पिंड या वस्तु की गति की दिशा, देखो ध्यान देना, पिंड या वस्तु की गति की दिशा और चाल का परिमाण समय के साथ नहीं बदलता हो, दिशा नहीं बदला और चाल का परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है, अर्थात उसका वेग नियत रहता है, तो वस्तु को क्या कहेंगे, एक समान वेग में कही जाएगी। यानी इस स्थिति में वस्तु का क्या वेग नहीं बदलता है, याद रहे। अगर किसी वस्तु गति की दिशा और चाल का परिमाण समय के साथ नहीं बदले, यानी समय कुछ भी होता जाए, न तो दिशा बदल रही है, न तो चाल का परिमाण बदल रहा है, न तो दिशा बदल रही है, न तो चाल का परिमाण बदल रहा है, तो आप समझ लेना कि वो वस्तु कैसी है, एक समान वेग से चल रही है, अर्थात उसका वेग नहीं बदल रहा है। तो किसी वस्तु के वेग कब नहीं बदलेगी भाई, किसी वस्तु के वेग कब नहीं बदलेगी, जब उसका दिशा और चाल का परिमाण क्या हो, दोनों समय के साथ नहीं बदलता है। यानी किसी वस्तु के दिशा और चाल का परिमाण समय के साथ नहीं बदलता है, इसका मतलब है उसका वेग नहीं बदलता है। तो जब नहीं बदलता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे एक समान वेग कहेंगे। क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। लेकिन भाई जिसको बदलता है, जिसका बदलता है उसको क्या कहेंगे हम, असमान वेग कहेंगे। तो आप जरा डिफिनेशन से देख सकते हो, जब कोई वस्तु असमान गति में कहीं जाती है, मतलब समान गति में नहीं है, असमान गति में कहीं जाती है, यदि या तो
वेग की दिशा, याद रहे क्या करें, या तो वेग की दिशा या परिमाण परिवर्तित हो, ये दोनों बदल जाए भाई, या तो ये दोनों बदल जाए, तो हम कहेंगे कि वस्तु का वेग कैसा है, असमान वेग है। असमान वेग होने के लिए वेग की दिशा या परिमाण या दोनों क्या चेंज जाए, यानी ये दोनों वेग बदल जाए, वेग की दिशा बदल जाए या परिमाण बदल जाए या दोनों बदल जाए, तो याद रखना वो क्या कहेगा, असमान वेग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा असमान वेग के लिए स्थिति क्या हो सकती है या कंडीशन क्या हो सकता है, तो क्या बोलोगे, वेग की दिशा, क्या बोलोगे, वेग की दिशा नहीं बदलनी चाहिए, दूसरा उनका परिमाण नहीं बदलना चाहिए, या दोनों नहीं बदलना चाहिए, या दोनों नहीं बदलना चाहिए, तो हम कहते हैं कि मेरी वस्तु कैसी है, असमान वेग से चल रही है, असमान वेग से गतिशील है। इसको दूसरी तरह से हम लिखे हैं कि जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में, मतलब निश्चित मतलब क्या, एक निश्चित दिशा है, निश्चित दिशा में निश्चित समय अंतराल में अनिश्चित दूरी तय करती है, दूरी अनिश्चित है, समय वही है, अनिश्चित दूरी तय करती है, तब उसे कहते हैं कि ये असमान वेग है। कैसे, जैसे एग्जाम्पल है, रोड पर दौड़ता हुआ घोड़ा, रोड पर दौड़ता हुआ घोड़ा या दौड़ता हुआ घोड़ा, दो गाड़ियों का टक्कर, ये कैसा वेग है भाई, असमान वेग है, असमान वेग है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या बच गया, औसत वेग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसी पर सब खेल होने वाला है, इसी दोनों पर सब खेल होने वाला है, और यहां से तो बहुत कुछ नया चीज आएंगे जब हम लोग उसको आगे ले चलेंगे। हम बात करेंगे औसत वेग और ताक्षणिक वेग का, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, औसत वेग की बात करेंगे। औसत वेग क्या कहता है भाई, यानी डेल एक्स वेक्टर बाय क्या, डेल टी, इसको हम बोलते हैं माध्य वेग। इसका अगर डिफिनीशन देखा जाए तो ये रियल में क्या है, ये विस्थापन से संबंधित है। तो किसी वस्तु के विस्थापन तथा लिए गए समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी वस्तु के विस्थापन तथा लिए गए समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत वेग कहा जाता है। औसत वेग को क्या कहते हैं, जितनी उस अंतराल में जितनी भी क्या होते हैं, अगर वस्तु चेंज की है, जहां चेंज की है, वो टोटल का सम आबाई क्या, टोटल विस्थापन आबाई क्या, कुल समय। यानी हम उसको दूसरी भाषा बोल सकते हैं कि किसी कण का कुल विस्थापन, यानी कोई कण उसका कुल विस्थापन, जितना बार विस्थापित हुआ कुल विस्थापन, तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को कहते हैं औसत वेग कहते हैं। यानी कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल के अनुपात को कहते हैं औसत वेग कहते हैं। इसे VA द्वारा सूचित किया जाता है, या VA भी लिख सकते हैं, कुल विस्थापन बटा क्या, कुल समय अंतराल। याद रहे कि सपोज कीजिए कोई वस्तु अगर यहाँ है, ध्यान देना, यहाँ पर है, ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट क्या है, x2 है, यह समय t1 है, समय क्या है, t2 है। तो वस्तु को x1 से x2 तक, यानी x1 जो है किसमें, ये कहाँ, वस्तु जो होती है अपने जगह बदलती है, कहाँ से, x1 से x2, तो इसमें कितना परिवर्तन है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। क्यों, इसके पास ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, x1 से क्या, x2 की ओर जा रही है। कहाँ से, तो इसकी दिशा x1 से क्या, x2 की ओर हुई ना, तो x2 माइनस x1, और समय जो चेंज होगा t2 माइनस क्या, t1, ये जो हमारा होगा ये वेक्टर फॉर्म में है, इसीलिए हम डेल x वेक्टर और बाय क्या, डेल t। तो आप चाहेंगे तो आप यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं, यहाँ तो वेक्टर होता नहीं है, तो यहाँ पर कुल विस्थापन बटा कुल समय अंतराल, और इसको हम क्या लिखते हैं, डेल x वेक्टर, यानी विस्थापन है, और बाय क्या, डेल t। इस बात को समझ कीजिए, अगर मान लो कोई कण है किसी बिंदु से, क्या बोलता है, किसी बिंदु से किसी भी पथ द्वारा, मतलब कोई पथ हो, यानी ऐसा भी पथ हो सकता है या ऐसा भी पथ हो सकता है, किसी पथ यानी सरल रेखा हो या वक्र रेखा पर चलकर
समय अंतराल डेल टी, इसके जो समय अंतराल क्या डेल टी है के बाद पुनः, ये समय के बाद क्या पुनः, अगर मान लो कि ए से चली का बी और बी से पुनः क्या हो गई, अगर ए पर आ गई तो उस स्थिति में कण का माध्य वेग क्या होगा, शून्य हो गया। यानी यहां से चली फिर यहां गई, फिर यहां से यहां गई, तो उस स्थिति में उस वस्तु का औसत वेग या माध्य वेग क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि भाई ये विस्थापन निर्भर करता है। क्यों? इसलिए कि कण का विस्थापन सदिश, कण का विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा, एक शून्य सदिश हो जाएगा। ये कण का जो विस्थापन सदिश होगा, ये विस्थापित ए से बी की ओर हो रही है, ये कण का विस्थापन सदिश ए से बी की ओर और फिर बी से ए की ओर हो जाएगी, तो उसका माध्य वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा कि अपने आप में कैसा है, एक कण का विस्थापन सदिश है और कण का विस्थापन सदिश एक यहां पर क्या बताएगा, शून्य सदिश को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। दूसरी बात समझना है, अगर कोई वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बदले, कोई वस्तु है तो कोई वस्तु यहाँ है समय के साथ लगातार क्या बदलते रहे, समय के साथ, यानी T1 पर यहाँ, T2 पर यहाँ मान के चले बदलते रहे हमेशा, तो उस स्थिति में वो वेग का फंक्शन होगा। उस स्थिति में वेग जो होता है, वेग क्योंकि किस समय के साथ बदल रहा है ना, तो वेग जो होगा, वेग वो किसका फंक्शन होगा, समय का फंक्शन होगा। यानी इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, इंटीग्रेशन, यहाँ छोड़ गया, इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं। क्योंकि जरा सोचिए, ये मेरा बहुत छोटे के लिए यहां पर, तो जब वेग समय के साथ लगातार बदले, वेग समय के साथ लगता है, समय चेंज हो रहे हैं, तो यह समझ लेना कि वेग समय का फलन है। वेग क्या है, समय का फलन है। उस स्थिति में टाइम औसत वेग जो होगा क्या, डेल वी एवरेज, यानी क्या, इंटीग्रेशन वी टी ऑफ क्या, डी टी बाई क्या, डी टी इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी टी। ये दोनों, इसका ऊपर का इंटीग्रेट कर लेंगे, नीचे वाला इंटीग्रेट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको लिख देंगे। अब आप गलती से इस पे इसको कटा मत देना, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इसलिए कटाने का प्रयास नहीं करेंगे। दूसरा बात है, यदि वेग दूरी के साथ, ध्यान देना, वेग दूरी के साथ लगातार बदलते रहे, यानी वेग जो होता है, दूरी जितना जाता है उसका वेग का बदलते रहे, तो उस स्थिति में वेग क्या होगा, डिस्टेंस का फलन होता है। किसका, वेग क्या होता है, डिस्टेंस का फलन होता है। तब उसका औसत वेग होगा, यानी वी एवरेज होगा, वो किसका, वी एस और कितना, डी एस बाई क्या, डी टी हो जाए, ये भी इंटीग्रेशन होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, और इसका कैसे यूज किया जाएगा हम बताएंगे, इसको आप नोट करें। हम जानते हैं कि चाल दूरी पर निर्भर करता है और वेग विस्थापन पर निर्भर करता है। तो चाल जो होता है हमेशा क्या, वेग से क्या होता है, बड़ा या बराबर हो सकता है। इसका मतलब है कि औसत चाल औसत वेग के बराबर या बड़ा हो सकता है। यानी मैंने ये क्या लिखा है कि औसत चाल औसत वेग के बराबर होगा, कब, जब सीधी रेखा पर चलेगा। कहां पर, जब सीधी रेखा पर चलेगा। लेकिन अगर कर्व पाथ पर चलेगा, क्या होगा, कर्व पाथ पर चलेगा, तो उस स्थिति में औसत चाल और औसत वेग कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। यानी उस स्थिति में औसत चाल बड़ा हो किससे, औसत वेग से। ये अगर सीधी रेखा पर है तो हम लिखेंगे कि औसत चाल बराबर क्या है, औसत वेग है, औसत वेग है। लेकिन अगर ये कर्व पाथ पर है, कैसा, अगर ये कर्व पाथ पर, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ये कर्व पाथ पर है, तो औसत चाल क्या होगा, बड़ा होगा किससे, औसत वेग से बड़ा होगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन से एक फॉर्म आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा औसत चाल और औसत वेग बराबर होता है क्या, तो बोलना कि यस। कब, जिधर वस्तु चल रही है, अगर किसी पॉइंट से एक ही दिशा में अगर कोई वस्तु चल रही है ना, तो उस स्थिति में औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन दिशा बदल जाने से कभी ऐसा नहीं हो सकता है। दिशा नहीं बदलना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए, दिशा नहीं बदलनी चाहिए। यानी हम इसको चाल को ds बाई डी टी लिख सकते हैं, या ग्रेटर देन क्या, डी एस वेक्टर में क्या, डी टी। इसको हमने x से बोला था, तो dx बाई डी टी या d क्या, डेल x वेक्टर में क्या, डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आप दोनों फॉर्म्स के लिए लिख सकते हैं।
यहां पर है ताक्षणिक वेग। किसी खास क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर अगर किसी वस्तु की औसत वेग जो होती है ना, वो क्या कहलाती है? ताक्षणिक वेग कहलाती है। किसी क्षण पर, किसी क्षण पर, किसी क्षण पर किसी वस्तु का औसत वेग ही क्या कहलाता है? ताक्षणिक वेग कहलाता है। और इसे VIN द्वारा सिद्ध करते हैं। इसमें समय बहुत छोटा होता है। कितना? डेल टी टेंड्स टू जीरो। इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, किसको हम क्या मानते हैं? ये जीरो के करीब है, लेकिन जीरो है नहीं, बहुत 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 छोटा, उसके करीब है। तो हमने लिमिट ले लिया, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो dx/dt वेक्टर, और क्या होगा? या लिख सकते हैं dx वेक्टर बाई का dt। ये इसका फॉर्मूला है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ये इसके लिए इतना लिखा जाता है क्योंकि समय बहुत छोटा है, इसलिए ये बहुत बड़ा होता है। इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा होता है। तो इसको जब छोटा बनाएंगे तो क्या? dx वेक्टर बाई क्या dt लिखते हैं। एक बात और समझिएगा, ताक्षणिक वेग समय के खास क्षण पर, ताक्षणिक वेग समय के का खास क्षण पर वो कण का वेग होता है। नहीं समझे? मतलब यहां पर इस क्षण पर अगर हम वस्तु को देख रहे हैं तो मैं बोला ताक्षणिक वेग, तो ताक्षणिक में क्या है? यहां पर उस समय के खास क्षण पर, समय के जो खास क्षण है ना, वो कण का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? कण का वेग कहलाता है। ये पॉइंट आपके दिलो दिमाग में बैठना चाहिए, याद रहे। अगला पॉइंट हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु की गति की दिशा, किसी वस्तु की गति की दिशा ताक्षणिक वेग कण द्वारा तय किए गए पथ के हमेशा सर्पिली होते हैं। देखो तो मैं बोला किसी वस्तु के गति की दिशा, ये कोई वस्तु उसकी गति की दिशा ताक्षणिक वेग कण द्वारा, ये कण जो है जो चल रहा है ना, कण द्वारा तय किए गए पाथ के हमेशा क्या होते हैं? सर्पिली होते हैं। सर्पिली है ना, ये सर्पिली, इसको टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ये हमेशा टेंजेंट होती है, ये हमेशा टेंजेंट ही होगी। हर पॉइंट पर टेंजेंट बनाएगी, हर पॉइंट पर टेंजेंट बनाएगी। आज जब हर पॉइंट पर टेंजेंट बनाएगी, वो क्या होगा? वो ताक्षणिक वेग किसी खास समय पर वेग ही होता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन खास क्षण बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा, उस क्षण की बात हो रही है। अगला पॉइंट है, जब कण किसी पथ पर गतिशील हो, कोई भी कण देखिए पथ पर गतिशील है, पथ पर गतिशील हो, तो ताक्षणिक वेग का परिमाण और ताक्षणिक चाल का परिमाण हमेशा बराबर होता है। क्या होता है? चाल क्या होता है? बराबर होता है। आप देख सकते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठना, याद रहना चाहिए। सवाल इसी से रिलेट करके आएंगे, दूसरे का सवाल नहीं आएंगे, इसी को लेकर के सवाल बनाएंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि जब कण किसी पथ पर गतिशील हो तो ताक्षणिक का परिमाण किसका बराबर होता है? तो क्या बोलेंगे? ताक्षणिक चाल का बराबर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बना देगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस dx वेक्टर बाई dt बराबर क्या? dx बाई dt। ये चाल के लिए हो गया, ये क्या हो गया? ताक्षणिक वेग का परिमाण के लिए हो गया। तो ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसको नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नोट करें। अगला हमारा पॉइंट है, मैं बोल रहा किसी कण की चाल अगर नियत हो, कि कण की चाल अगर नियत हो, चाल ही नियत हो, माने चाल बदल नहीं रहा है, वो नियत है, कांस्टेंट है, लेकिन उसका दिशा बदल रही है। दिशा बदल, मैं पीछे पढ़ाया हूं, और दिशा बदल रही है तो स्वाभाविक उसका वेग बदल जाएगा, यानी वेग समान नहीं रह सकता है। चाल नियत हो, कण का चाल नियत हो तो उसकी दिशा बदल जाए तो वेग समान नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है, किसी वस्तु के लिए एक समान वेग, कोई वस्तु है, तभी संभव होता है, एक समान वेग तभी संभव होगा जब वस्तु बिना दिशा परिवर्तन किए बिना एक स्ट्रेट लाइन पर गतिशील हो। क्या हो? स्ट्रेट लाइन पर गतिशील होगा। तो कोई वस्तु एक समान वेग कब रख सकती है? जब वो सीधी रेखा पर चलती रहे, उसका दिशा न बदले, तभी एक समान हो सकती है। अगर दिशा बदल जाए तो एक समान नहीं हो सकती, असमान हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म वेग के साथ, यानी क्या? समान वेग के साथ अगर गतिशील हो, कोई वस्तु अगर एक समान, उसका वेग का एक समान हो, एक हर जगह एक समान हो, उसका वेग एक समान हो के साथ गतिशील, तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। याद रहे, अगर किसी वस्तु का वेग अगर एक समान हो जाए तो उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? शून्य होता है। अगला पॉइंट, जब वस्तु एक समान वेग के साथ गतिशील हो
जब वस्तु एक समान वेग के साथ गतिशील हो, उसका वेग एक समान हो, ध्यान देना, एक समान वेग के साथ क्या हो, गतिशील हो, तो इसका ताक्षणिक चाल, याद रहे, ताक्षणिक वेग, औसत चाल और औसत वेग का परिमाण हमेशा बराबर होते हैं। यानी ये तीनों बराबर होते हैं जो मैं यहाँ लिखा हूँ। अगला पॉइंट है, जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन पर नहीं चल रही है तो उस स्थिति में या गतिशील हो, तो उस स्थिति में स्ट्रेट लाइन पर क्या हो, गतिशील नहीं हो, तो उस स्थिति में वस्तु के वेग का परिमाण और चाल कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ग्राफ के साथ।